Good morning to all of you. Uh, शिवानी बेटा आप अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज। शिवानी सिंह। ओके, थैंक यू। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, अगर याद हो तो कोई बता सकता है? नहीं पता। चलिए, लेट अस सी व्हाट वी हैव स्टडीज इन प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था हमने एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंटल एनालिसिस, एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या होता है? तो जब हम एनवायरमेंटल एनालिसिस पढ़ रहे थे तो मैंने उसमें बताया था कि इंटरनल फैक्टर का भी एनालिसिस करना पड़ता है और एक्सटर्नल फैक्टर का भी एनालिसिस करना पड़ता है। तो उसमें जो इंटरनल फैक्टर थे आपके पॉलिटिकल एंड लीगल इश्यूज, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, इस तरह के कुछ फैक्टर्स थे। लेकिन हम पढ़ रहे हैं बिजनेस पॉलिसी, तो वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करने वाले थे। अब यहाँ पर ऐसे कौन से बिजनेस के इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन में? बिजनेस के अंदर ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं आपके बिजनेस में। ठीक, तो ये जब भी हम कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, जब भी हम कोई स्ट्रेटजी या पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, तो हमें अपने जो इंटरनल फैक्टर्स या कंपोनेंट्स हैं उनका एनालिसिस करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, उनको हम एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इंटरनल एनालिसिस क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से अप्रोचेस हैं, इसमें कौन कौन से अप्रोचेस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरनल फैक्टर्स हैं उनको एनालाइज जिससे किया जा सकता है। लेट अस सी व्हाट इज द डेफिनेशन और व्हाट इज द इंटरनल एनालिसिस। तो इंटरनल एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज और उनकी कैपेबिलिटीज हैं उनका एनालिसिस करना। अब यहाँ पर रिसोर्सेज का मतलब है आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। रिसोर्सेज आपको यहाँ पर देखिए एचआर पावर भी हो सकती है, मतलब कि आपके पास अगर एम्प्लॉय है तो वो कैसे काम कर सकते हैं उनका एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त आपके पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, आपके पास फिनिश गुड्स है उसके पास बनाने के लिए क्या क्या आपको रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है। तो इस तरह से आपके पास लैंड कितनी है, आपके पास मशीनरी कितनी है, ये सारे के सारे आपके रिसोर्सेज हैं। तो आपको ह्यूमन से लेकर के जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं उससे लेकर के आपको जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके सारे प्रोसेस का आपको क्या करना पड़ता है, एनालिसिस। तो जब हम ये सारा का सारा एक सीक्वेंस में एक हर चीज का एक, मान लीजिए हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस का एनालिसिस करना है तो उसमें मशीनरी का करेंगे, रॉ मटेरियल का करेंगे, उसमें जो एम्प्लॉय लगे हैं उनका करेंगे, हर एक प्रॉपर सीक्वेंस में। प्रोसेस का मतलब होता है एक सीक्वेंस। ठीक, तो हम अपने पास जो रिसोर्सेज हैं उसका और अपने पास जो कैपेबिलिटीज हैं, अब यहाँ पर कैपेबिलिटीज का मतलब है कि अगर आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं उनका आप कितना बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज। हाउ कैन यू डू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज? आप अपने पास जो रिसोर्सेज हैं उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपकी कैपेबिलिटीज पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मानिए कि जब आप, जैसे हम कहते हैं कि ये बच्चा फर्स्ट है या सेकंड है, तो वो क्या है, वो उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो कितने परसेंटेज मार्क्स लाता है। आपकी क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो हर बच्चे की अपनी एक अलग कैपेबिलिटी होती है और वो उसी हिसाब से परफॉर्मेंस करता है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अलग कैपेबिलिटीज होती हैं जिसका उसे एनालिसिस करना पड़ता है, जैसे कि वो अपनी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर सके और उसने जो अपने टारगेट और ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं
उसको अचीव कर सकें। तो इंटरनल एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। नाउ इंटरनल एनालिसिस और क्या करता है, प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स, स्किल्स एंड वर्क एक्टिविटी। जब आप एनालिसिस करते हैं तो उसके बारे में जो जिस पर्टिकुलर चीज का ऑर्गेनाइजेशन के, अगर एचआर का या किसी भी प्रोसेस का आप इंटरनल एनालिसिस करते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमें यहाँ पर क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं या हमारी यहाँ पर क्या स्ट्रेंथ है। आपका एक अप्रोच मैंने बताया था होता है शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। इसके अलावा आपका वैल्यू चेन होगा, बेंचमार्किंग होगा, ये सारे के सारे आपके अप्रोचेस हैं इसके लिए, एनालिसिस के लिए। तो जैसे शॉर्ट होता है ना, तो इसमें शुरू के तो इंटरनल होते हैं, बाकी तो एक्सटर्नल होते हैं। ऐसे ही क्वार्टर्स का एक मॉडल है, कॉम्पिटिटिव मॉडल है, और भी एक और मॉडल है, तो उसका भी हम एनालिसिस करेंगे। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनालिसिस करते हैं। जैसे हमारे पास क्या क्या एसेट अवेलेबल है, हमारे पास क्या क्या एसेट अवेलेबल है, हमारे पास कौन कौन से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मैनेजर कितने हैं, जनरल मैनेजर कितने हैं, सुपरवाइजर कितने हैं, वर्कर्स कितने हैं, और प्लस उनकी स्किल्स क्या है। उनकी स्किल्स का मतलब कि वो, उनकी एलिजिबिलिटी, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो किस काम के लिए परफेक्ट हैं, उनको किसी और काम में उनका कितना बेहतर इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से काम हमारे यहाँ चल रहे हैं, उनको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कैसे कर सकते हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जब आप कंपनी का इंटरनल एनालिसिस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, जब आपकी बैलेंस शीट शो होती है ना ऑर्गेनाइजेशन की, जब ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट शो होती है तो उसमें एसेट्स और लायबिलिटी होती है। एसेट्स और लायबिलिटी, तो उसमें क्या दिखाते हैं कि हमारी कंपनी इतनी स्ट्रांग है, अच्छे अच्छे एसेट दिखाते हैं उसमें कि हमारे पास इतने प्लांट्स हैं, इतनी मशीनरी है, इतने एम्प्लॉय वर्कर काम कर रहे हैं, इतना करते हैं, तो उसमें कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है, ये सारा हमें पता चलता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज लुकिंग एट द ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज, कैपेबिलिटी एंड कोर कॉम्पिटेंसीज। सबसे जरूरी पार्ट जो हमें देखना होता है वो है क्या, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज कि उसके रिसोर्सेज क्या हैं और कैपेबिलिटीज हैं। क्यों, क्योंकि हमें इन्हीं का ही, जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज हैं, इन्हीं का यूटिलाइजेशन करना है। रिसोर्सेज आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है, वो कैपेबिलिटी आपके पास कितनी क्षमता है उनका यूटिलाइज करने के लिए। जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करने के लिए पास आपके पास कितनी कैपेबिलिटी है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर माने कि अगर आप क्लास में पढ़ने आते हैं तो आपके पास बुक्स बहुत ढेर सारी, आपके पास बुक्स हैं, नोट्स हैं, इंटरनेट है, हर चीज पढ़ने का मटेरियल है, लेकिन आप उसका यूटिलाइज कितना बेहतर तरीके से कर पाते हैं, मतलब कि आप क्या क्या और कैसे पढ़ते हैं, ये आपकी कैपेबिलिटीज पर डिपेंड करेगा, आप कितने घंटे पढ़ते हैं। तो ऐसे ही जो ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज होते हैं उसकी वो कितना बेहतर इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही एक चीज याद रखिए, अपना कोर कॉम्पिटेंसीज कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आपकी क्लास में सारे बच्चे हैं जो 40 स्टूडेंट्स हैं, तो किसी का अकाउंट में ज़्यादा स्ट्रांग होगा, कोई मैथ में ज़्यादा स्ट्रांग होगा, कोई मैनेजमेंट में ज़्यादा अकाउंट स्ट्रांग होगा, कोई बिजनेस पॉलिसी में ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये उनकी क्या है, कोर कॉम्पिटेंसी। जब आपने इंटर में बीकॉम लिया था तो अब आगे आप जहाँ जाएंगे तो मोस्टली यही चांसेस हैं कि आप जो अकाउंट्स या कॉमर्स से रिलेटेड कैरियर है उसी को सिलेक्ट करेंगे, आप उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में उसकी कुछ कोर कॉम्पिटेंसी होती है, मतलब कि जो बेसिक मेन होता है, जो उसका मेन बेस होता है, तो उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और उस पर सबसे ज़्यादा हम लोगों को फोकस करना चाहिए। क्यों, क्योंकि आगे चल करके हम उसमें जितना एक्सपर्टीज हासिल करेंगे, हम उसमें जितना एक्सपर्टीज हो जाएंगे, वही हमारा क्या होगा, मेन एसेट बन जाएगा। ऐसे ही जब जैसे आप अकाउंट पढ़ते हैं तो अकाउंट में अगर मान लीजिए आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है या अकाउंट्स आपका, उसको इस हर तरह से स्ट्रांग होगी तो आगे जहाँ कहीं भी अकाउंटिंग होगी, जैसे कोई टैक्सेशन में होता है, कोई अकाउंटिंग में होता है, तो आपको उस फील्ड में आप ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, जिसमें आपको कॉम्पिटिट करने के लिए लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप जैसे टैक्सेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, टैक्सेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं,
तो जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनको आपके यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन जिसमें आप वीक हैं उसको लोग जल्दी क्रॉस कर जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो कोर कॉम्पिटेंसी है ऑर्गेनाइजेशन में उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो दिस इज द सॉरी इंटरनल एनालिसिस के इंटरनल एनालिसिस क्या होता है। अब देखिए इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, पहले से चालू करते हैं। कोर कंपेटेंसीज, जो आपके पास कोर कंपेटेंसी आपने बताया जो आपका बेस है, आपका जो बेस है वो। दूसरा कैपेबिलिटीज, आपकी कैपेबिलिटीज क्या क्या है, आप उनका कैसे इस्तेमाल करने की क्षमता, आपके पास क्या क्या स्किल्स वगैरह है, बस क्या क्या क्षमताएं हैं जिनका आप बेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मीन्स आपके पास मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी कितनी है, लैंड प्लॉट मशीनरी ये सब इनके पास कितनी अवेलेबिलिटी। ठीक, अभी इसमें भी दो तरह के रिसोर्सेज हैं, एक टेंजिबल रिसोर्सेज कितने हैं और इनटेंजिबल रिसोर्सेज कितने हैं। टेंजिबल रिसोर्सेज वो होंगे जो आपके पास फिजिकल फॉर्म में होंगे। इनटेंजिबल का मतलब कि जैसे आपकी स्किल्स हो गई, आपको गुडविल हो गया, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स हैं जो आपके स्किल्स हैं कि आपके पास एम्प्लॉय कितने हैं जिनकी स्किल्स बहुत अच्छी है। इस तरह की जो एसेट्स होती हैं या रिसोर्सेज होते हैं वो इंटेंजिबल होते हैं। ठीक है ना। फिर अब अगले तरफ आते हैं, फोर क्राइटेरिया ऑफ सस्टेनेबल एडवांटेजेस। कौन कौन सा, वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। अभी हम इन सब के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक, फिर है हमारे पास वैल्यू चेन एनालिसिस में आउटसोर्सेज का, वैल्यू चेन एनालिसिस में आउटसोर्सेज का। यहाँ पर कोर कंपटीशन में आप क्या देखेंगे, कैपेबिलिटीज और रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज और रिसोर्सेज। और जो अगर आपको सस्टेनेबल एडवांटेज चाहिए तो आपको कौन कौन से देखने पड़ेंगे कंपोनेंट्स, वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। जो वैल्यू चेन एनालिसिस करेंगे तो आप उसमें क्या देखेंगे, आपके आउटसोर्सेज। इसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जब देखना होगा तो आप क्या देखेंगे, वैल्यू क्रिएशन। तो ये कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनका हमें एनालिसिस करना है और इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस दी हुई हैं। जो ये कंपोनेंट्स हैं इनको एनालाइज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हैं जिनका हम एनालिसिस करेंगे। ठीक, तो दिस इज द इंटरनल एनालिसिस एंड इन विच वी विल स्टडी दीज कंपोनेंट्स टू मेक आवर बिजनेस पॉलिसी। अब देखिए इसके डायनेमिक्स क्या होते हैं। डायनेमिक्स क्या होते हैं मतलब कि इसमें हमें क्या क्या स्ट्रेटजीज, वो क्या क्या फैक्टर्स का एनालिसिस करना पड़ेगा और वो क्या क्या होते हैं। पहला रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, अब देखिए रिसोर्सेज तो आपको पता है कि आपके पास मटेरियल एसेट्स जो भी अवेलेबल है। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपका स्किल से रिलेटेड, जैसे मैंने बताया कि इंटेंजिबल एसेट्स, जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो इंटेंजिबल एसेट्स में आता है। जैसे एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए, ऐसी बहुत सी चीजें ऑर्गेनाइजेशंस को करनी पड़ती हैं। ठीक, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपको आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे हम कहें कि आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट में आपका सबसे स्ट्रांग क्या है, तो आप बताएंगे कि सर हमारा बिजनेस मैथ है या बिजनेस पॉलिसी है या अकाउंटिंग, वो आपके। और वीकनेस क्या है अब सभी आप एक बताएंगे। तो आपको क्या करना है, आपकी स्ट्रेंथ को अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको अपने लिए बेनिफिट बनाना है। ठीक है ना। और जो आपकी वीकनेस है आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं, उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं या उसको और कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं, ये देखना पड़ेगा। कैपेबिलिटीज, capability is the inherent capacity or potential for an organization to use its strength and overcome its weakness in order to exploit the opportunities and face the threats in its external environment। देखिए यही चीज अभी मैंने जो स्ट्रेंथ और वीकनेस में बताई थी वही चीज यहाँ पर कैपेबिलिटीज में। अगर आपके अंदर क्षमता है, if you have capabilities then you can make your strengths in opportunities, you can convert your strengths in opportunity and
also you can face the threats by using your strength। ठीक है ना। तो अगर आपके पास कैपेबिलिटी है किसी भी चीज को फेस करने के लिए, तो आप जो एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं या कोई भी ऐसे फैक्टर होते हैं आप उसको फेस कर सकते हैं। ठीक, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। सिनर्जि हाँ, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट अगला। अब सिनर्जिस्टिक इफेक्ट में क्या होता है कि आपका अपने ऑर्गेनाइजेशन में तालमेल कैसा है। सिनर्जिस्टिक मीन्स होता है आपका लोगों के साथ काम करने का नजरिया कैसा है, आप लोगों के साथ कितने बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आप मैनेजर की पोस्ट पर हैं, तो अगर आपका बिहेवियर या आपका जो कॉपरेशन की कैपेसिटी है अपने एम्प्लॉय के साथ अच्छी नहीं है, तो आपके एम्प्लॉय भी आपको उतना कॉपरेट नहीं करेंगे। ठीक है ना। जैसे अगर आप हमेशा उनको कहते हैं कि मैं आपकी सैलरी काट लूंगा, आप टाइम से आया करो, अगर लेट आओगे तो मैं आपका हाफ डे लगा दूंगा, इस तरह से, तो एम्प्लॉय क्या होते हैं अपने जो सुपीरियर होते हैं उनसे हमेशा चिढ़े रहते हैं। तो फिर उनकी क्या होती है आदत, दिमाग उनकी बातों में लगा रहता है, तो उनका जो आउटपुट होता है वो निकल के नहीं आता। अब यही चीज अगर आप उनके साथ, उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा है, सिनर्जिक इफेक्ट मींस आपका उनके साथ काम करने की कैपेसिटी कैसी है, तालमेल कैसा है आपका उनके साथ, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ये सब क्या है, ये सब इंटेंजिबल है, ये सारी की सारी चीजें इंटेंजिबल है। अब अगर वो काम धीरे धीरे करेगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि वो काम नहीं कर रहा है, काम तो कर रहा है लेकिन वो अपनी फुल कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो ठीक, नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज का मतलब है आपको जो आपकी कोर चीजें हैं उनका बेसिक ध्यान रखना है, जो आपका बेस है उसका मूल है वो आपको हमेशा फोकस में रखना है कि हमें उसको कितना और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो आपके कई कॉम्पिटिटर होते हैं जो जो आपके पास कैपेसिटी है उनका आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे ले सकते हैं। जो आपके मैंने बताया ना कि जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है, अब जो ये आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ये कैसा फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है, ये आपका एक्सटर्नल फैक्टर है। अब यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई एक ऐसी पॉलिसी है या ऐसा प्रोडक्ट है या उस प्रोडक्ट में ऐसी क्वालिटी है जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं, मतलब कि वो लोगों को परेशान है लोग आपकी कॉम्पिटिटर की इनके पास ये टेक्नोलॉजी कैसे आई या ये क्वालिटी ये कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। तो आप इस तरह की चीजों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, जो आपके पास कॉम्पिटेंसीज है उसका आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे ले पाते हैं। तो दीज आर द डायनेमिक्स ऑफ द इंटरनल एनालिसिस। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जब इंटरनल एनालिसिस आप करेंगे तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब इसके अप्रोचेस क्या है, इसके अप्रोचेस क्या है वो जरा देखते हैं। ये 7 अप्रोचेस हैं, याद रखिए कि इनमें से कोई भी एक एग्जाम में आ सकता है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है देखिए, वैल्यू चेन, बेंचमार्किंग, बैलेंस्ड स्कोर, और कभी कभी ग्रेड भी पूछ लिया जाता है। ठीक, तो ये आपका एक 3-4 जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ज्यादा फोकस करना है। और ये जो वैल्यू चेन है और बेंचमार्किंग में बैलेंस्ड स्कोर है, तो वैल्यू चेन तो कभी कभी आपका उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो इसलिए इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। तो इसके अंदर जो जो चीजें आती हैं हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉटर का वैल्यू चेन मॉडल। पॉटर का वैल्यू चेन मॉडल, पॉटर एक ऐसे फिलोसफर थे मतलब कि और मैनेजमेंट के, उन्होंने एक ये वैल्यू चेन मॉडल दिया था जिसको हमें एनालाइज करना है। ठीक, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। यू हैव टू, मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है आपका
डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस वैल्यू चेन एनालिसिस इन ब्रीफ। तो आपको ये जो डायग्राम आपके सामने बना है ये आपको हमेशा याद रखना है। और इन्हीं का एक और मॉडल है पॉटर्स कॉम्पिटिटिव 5 फोर्सेस कॉम्पिटिटिव मॉडल, पॉटर्स 5 फोर्सेस कॉम्पिटिटिव मॉडल, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। जो ये वैल्यू चेन का मॉडल है ये कई जगह और अक्सर पूछा जाता है, तो इस डायग्राम को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। क्या आपके पास बुक्स हो या नोट्स हो, मैं जब तक इसको बता रहा हूं आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इसको जो ये वैल्यू चेन मॉडल है इसमें उन्होंने बहुत सी चीजों का इसमें एनालिसिस किया था। जैसे पहला देखिए, जो आपके पास फर्म स्ट्रक्चर है, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपके पास कंपनी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसी है, प्रोक्योरमेंट कैसा है। प्रोक्योरमेंट का मतलब यहाँ पर आपके प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस और जो भी सारी चीजें हैं उससे रिलेटेड। इन सारी चीजों का एनालिसिस करने के बाद फिर आपको इनबाउंड लॉजिस्टिक देखना है, ऑपरेशंस देखना है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, सेल्स और सर्विस। और इसके बाद फिर जैसे यहाँ पर ये सारी चीजें आ गई, ये आप देखिए तीर की तरह बने हैं, आप हमेशा इसको याद रखिए, दिस इज लाइक अ एरो, और उसमें 4 चीजें ऊपर है, 5 चीजें नीचे, ठीक है ना। तो पहले हम इसको एक एक करके इसकी सारी चीजों का एनालिसिस करते हैं। नाउ व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू क्या है, द वैल्यू इज द टोटल अमाउंट। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, जो वैल्यू हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो वैल्यू की बात अगर कभी आपके पास पेपर होता है एथिकल, एथिक्स का या मोरलिटी का, या कोई ऐसा पेपर होता है इथॉस का, इंडियन इथॉस या इस तरह से कोई भी सब्जेक्ट होते हैं, तो वहां पर वैल्यू अलग होती है, वहां पर उस वैल्यू की बात होती है मोरलिटी से। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम लोग बिजनेस पॉलिसी पढ़ रहे हैं और हम बिजनेस पॉलिसी में भी पढ़ रहे हैं वैल्यू चेन एनालिसिस, तो यहाँ पर वैल्यू का मतलब है टोटल अमाउंट या टोटल क्वांटिटी। जैसे अब अगर हम पूछे कि आपकी वैल्यू क्या है, तो आपकी वैल्यू कहते हैं मेरी सोसाइटी में ऐसा ऐसा ये है, तो ये आपके उससे रिलेटेड है, इमेज से रिलेटेड, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड। लेकिन जब हम कंपनी में पूछते हैं तो कंपनी का वैल्यू क्या है, तो कंपनी का टोटल टर्नओवर से रिलेटेड, ठीक। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं वैल्यू चेन एनालिसिस में, तो वैल्यू इज द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट का मतलब टोटल रेवेन्यू दैट द बायर्स आर विलिंग टू पे फॉर ए फर्म्स प्रोडक्ट। मतलब कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए बायर कितना पे करने के लिए एग्री हैं। आपकी इस समय मार्केट, जैसे हम कहें कि इस समय मार्केट में क्या वैल्यू है, कोई कंपनी है मान लीजिए XYZ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंपनी ऑफ XYZ, तो उन्होंने बताया 5000 करोड़, 5000 करोड़ की वैल्यू है इस समय आपकी कंपनी की, ठीक। तो ये हो गई आपकी टोटल वैल्यू, टोटल अमाउंट जो कि बायर आपकी कंपनी के लिए पे कर रहे हैं। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर कंपनी। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल वैल्यू और रेवेन्यू, द टोटल कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द फर्म्स एक्टिविटीज प्रोवाइड द मार्जिन। अब देखिए द डिफरेंस बिटवीन द टोटल वैल्यू और रेवेन्यू, जो टोटल वैल्यू और रेवेन्यू है उसका, एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग ऑल ऑफ द फर्म्स एक्टिविटीज, जो फर्म पूरी एक्टिविटीज में, फर्म में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है उन दोनों का डिफरेंस, मतलब कि आपने कितना टोटल रेवेन्यू जनरेट किया और उन सारी एक्टिविटीज में आपको कितनी कॉस्ट लगी। तो रेवेन्यू में से अगर आप कॉस्ट को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका मार्जिन। अब यहाँ पर जरा पीछे देखिए, आप जो है पीछे देखिए इसको, ठीक। यहाँ पर दिया है फर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, प्रोक्योरमेंट, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज, ठीक। इन सब में क्या लगी है, आपकी कॉस्ट लगी, इन सब में आपकी कॉस्ट लगी है। तो ये क्या है, ये टोटल आपकी वैल्यू हो गई, टोटल वैल्यू। अब जो रेवेन्यू होगा उसमें से आप जो घटा देंगे, जो रेवेन्यू होगा इस सबको घटा देंगे, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, मार्जिन, आपकी
मार्जिन आ जाएगी। पीछे यहाँ पर देखिए आपको ये लिखा है सपोर्ट एक्टिविटीज, ये सपोर्ट एक्टिविटीज हैं, ये जितनी भी चीजें हैं ये आपकी जो ये नीचे प्रोसेस दी हुई है, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज, ये सारी की सारी इन सब में जो ऊपर वाली चार हैं इसमें सपोर्टिंग एक्टिविटीज होती हैं, इसमें ये सपोर्ट करती हैं। जैसे अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही है तो आपके सारे ऑपरेशंस बहुत अच्छे से हो जाएंगे, आपकी एचआर पावर सही है, आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी, आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, आपका काफ़ी कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी होगा तो प्रोडक्शन वगैरह भी काफ़ी अच्छा होगा, आउटपुट आप ज़्यादा निकाल सकते हैं, डिमांड मार्केट की पूरी कर सकते हैं। प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन प्रोसेस, आप कहाँ से कैसे माल लेते हैं, इनबाउंड आउटबाउंड, उसमें आप अपनी कॉस्ट को सेव कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो है जो नीचे की एक्टिविटीज है उसमें सपोर्टिंग एक्टिविटीज कहलाती है। नाउ यहाँ पर देखिए, द वैल्यू चेन इज अ टूल डेवलप्ड बाय डॉक्टर माइकल पॉटर, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। ये जो वैल्यू चेन है ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है, उसके एक टीचर थे, उन्होंने इस टूल का डेवलप किया था, डॉक्टर माइकल पॉटर। इनका एक और मॉडल है वो हम आगे पढ़ेंगे, पॉटर्स 5 फोर्सेस कॉम्पिटिटिव मॉडल, ठीक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आता है। नाउ ये तो हो गई वैल्यू की बात। अब बात करते हैं वैल्यू चेन। जब वैल्यू चेन जो पॉटर ने डिफाइन किया है वो कैसे है। पॉटर्स डेफिनेशन इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज टू डिजाइन, प्रोड्यूस, मार्केट, डिलीवर एंड सपोर्ट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक। पॉटर ने कहा कि वो सारी एक्टिविटीज कहाँ से, जब आप प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिजाइन चालू करते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसको डिलीवर करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी एक वैल्यू चेन को क्रिएट करती हैं, एक सारी की सारी चीजें वैल्यू चेन को क्रिएट करती हैं, ठीक है ना। कैसे, अब यहां से देखिए जो अगला टर्म लिखा, द वैल्यू चेन इज कंसंट्रेटिंग ऑन द एक्टिविटीज स्टार्टिंग विद रॉ मटेरियल विद द कन्वर्जन इनटू फाइनल गुड्स और सर्विसेज। वैल्यू चेन कहाँ से शुरू होती है, जब आपके पास रॉ मटेरियल, मान लीजिए कि आप कोई सर्विसेज या आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो आपके पास जो रॉ मटेरियल मंगवाते हैं कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर चालू होकर के, जो रॉ मटेरियल मंगाते हैं वहां से लेकर के जब तक कि फिनिश्ड गुड्स, आपका फिनिश्ड गुड्स कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक की सारी प्रोसेस कहलाती है आपकी वैल्यू चेन। क्यों, क्योंकि जब आपके पास रॉ मटेरियल आया, आपने उसको ब्लेंड किया, उसमें आपने वैल्यू ऐड की, आपने उसमें वैल्यू ऐड की, उसमें आप उसको आपने मशीन में डाला, मशीन से आपने एक प्रोडक्ट निकाला, फिर उसमें आपने वैल्यू ऐड की, उसका कंपोजिशन तैयार किया, आपने उसमें वैल्यू ऐड की, आपने उसकी पैकेजिंग की, आपने उसकी वैल्यू डाली, उसमें आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर ये मतलब है कि अगर आपके पास, जैसे आपके पास एक लकड़ी है, आपके पास एक लकड़ी है, लकड़ी अगर ऐसे आप लेने जाएंगे तो सस्ती मिलेगी, ठीक। लकड़ी को आप बहुत अच्छे से उसकी कटिंग कीजिए, उसको और बढ़िया साफ सुथरा कीजिए, अब उसको आप बेचेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब उसी में जैसे जैसे आप पेंट करेंगे, उसकी चेयर बनाएंगे, तो उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। आप जैसे जैसे रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में क्रिएट करते जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये वैल्यू जहां से आपकी चालू होती है, मतलब कि रॉ मटेरियल से, और जब फिनिश्ड गुड्स पर होता है तो एक वैल्यू चेन बन जाती है। तो हमारी वैल्यू चेन क्या हो गई कि वैल्यू चेन इज द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स या फाइनल गुड्स, या इसी में हम सर्विसेज को भी ले सकते हैं। नाउ यहाँ पर दो तरह की कुछ एक्टिविटीज होती हैं, एक होती है प्राइमरी एक्टिविटीज और एक होती है सपोर्टिंग एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज और सपोर्टिंग एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, जो आप जहां से रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक चालू करते हैं वो प्रोसेस। जब आप, जैसे मैंने पीछे क्या बताया था, आपका डायग्राम देखिए यहाँ पर,
ये है आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज। कौन कौन सी? इनबाउंड ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज। ये आपकी सारी प्राइमरी एक्टिविटीज। इनको सपोर्ट कौन करता है? फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब कि एम्प्लॉय, वहाँ के वर्कर, वहाँ का मैनेजमेंट, ये सारा, टेक्नोलॉजी और प्रोक्योरमेंट, ये सब इनको सपोर्ट करते हैं। ये इनकी सपोर्टिंग एक्टिविटीज। ठीक, अब आते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है। वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है? यूज्ड टू आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। वो सारे सोर्सेज जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, वो सारे सोर्सेज जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे हम एक कहाँ से चालू किए? इनबाउंड लॉजिस्टिक से चालू किए और सर्विस तक जाकर के खत्म किया विद सपोर्टिंग एक्टिविटी। तो वहाँ से चालू करके हमारे पास जितने भी सोर्सेज हैं, हम उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस कैसे ले सकते हैं, उनको यूज करके हम उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब कि हम अपना रेवेन्यू कैसा जनरेट कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को कैसे जनरेट कर सकते हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें कब मिलेगा? जब हम अपने जो ऑब्जेक्टिव ऑर्डर हैं उसको अचीव कर लें। स्पेसिफिकली देखिए कैसे, अपॉर्चुनिटीज टू सिक्योर कॉस्ट एडवांटेज। हमारे पास इस बात की अपॉर्चुनिटीज हो कि हम अपनी जो कॉस्ट है उसको कम करने की कोशिश करें। सिक्योर कॉस्ट एडवांटेजेस। कॉस्ट एडवांटेजेस का मतलब यहाँ पर हमारे पास जो कॉस्ट लग रही है उसको हम कम करने की कोशिश करें और उसको सिक्योर करने की कोशिश करें। मतलब कि जितना हमें लगा है लॉस तो हमें होने नहीं चाहिए, कॉस्ट तो हमारी परमानेंट निकलनी ही चाहिए। अगर हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चालू की है और उसमें से हमने 5 करोड़ रुपए लगाए हैं, तो पहले तो हमारा टारगेट यही रहता है कि 5 करोड़ हमारे पास पहले आ जाए, ठीक है ना। नाउ अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट एंड सर्विसेज का मतलब है कि अब हमें प्रोडक्ट या सर्विसेज को बनाना है, हमें अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाना है जिससे कि हम उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ले सकें। अब हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस कैसे लेंगे? जब हमारा प्रोडक्ट होगा डिफरेंशिएशन। जब हमारा प्रोडक्ट होगा डिफरेंशिएशन कैसे? कि अगर हम वही चीज लेके देंगे जो हमारा कॉम्पिटिटर दे रहा है, तो हम उसमें कम सेल कर पाएंगे, हमें अपना उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने कॉम्पिटिटर से बेटर क्वालिटी में, बेटर प्राइस में और बेटर क्वांटिटी में, हर चीज में देना पड़ेगा, ठीक है ना। या फिर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में कोई ऐसी यूनिक क्वालिटी हो, ऐसी उसमें कुछ फीचर हो जो आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, जो आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, जो आपके कॉम्पिटिटर में ना हो, तब आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। नाउ इंक्लूड्स द वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज ऑफ ऑल इंडस्ट्री प्रिंसिपल। अब जो है ये जो वैल्यू क्रिएटिंग, ये लगभग लगभग सभी इंडस्ट्रीज में लागू होता है। ये जो प्रिंसिपल है ये सभी अब ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है। तो हमें क्या करना होता है? हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनका हमें इस तरह से एनालिसिस करना है कि हम उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले पाए। अब देखिए टाइप्स ऑफ फर्म एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं और सपोर्टिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं। those that are involved in the creation, sale and transfer of products including after sales service। वो सारी एक्टिविटीज जो आपकी इन चीजों में इन्वॉल्वमेंट होती है, इसमें प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्ट को सेल करने में, ट्रांसफर करने में, और जब प्रोडक्ट आपका सेल हो जाता है तो उसके बाद जो सर्विस प्रोवाइड करती है आफ्टर सेल सर्विस, वो भी आपका प्राइमरी एक्टिविटीज में है। जैसे इनबाउंड लॉजिस्टिक, अभी इसको आगे सब हम डिफाइन करेंगे कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, सेल्स एंड मार्केटिंग, सर्विस एंड सपोर्ट, ये आपकी हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। अगर आप यहाँ पर देखें, ये है आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज, ये आपकी प्राइमरी एक्टिविटी। ये डायग्राम हमेशा याद रखिएगा जब आपके पास वैल्यू चेन एनालिसिस पूछा जाएगा, तो अगर आप केवल ये डायग्राम याद रखेंगे
तो आप सारा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। ठीक, ये तो हो गई आपकी प्राइमरी एक्टिविटी। सपोर्टिंग एक्टिविटीज क्या होती है? ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी एंड प्रोक्यूरमेंट, R&D भी इसमें होती है। ठीक, तो ये है आपकी सपोर्टिंग एक्टिविटीज। अब बात करते हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं उसमें इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या होता है। तो हमारे पास इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या होता है और आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या होता है। तो कंसर्न विद रिसीविंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग इनपुट्स, फॉर एग्जांपल हैंडलिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, वेयर हाउसिंग, इन्वेंटरी कंट्रोल, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं आपकी इनबाउंड। अब इसका क्या मतलब है? देखिए इनबाउंड मतलब वो सारी चीजें जब आप रॉ मटेरियल मंगाते हैं, जो बाहर से चीजें मंगाते हैं किसके लिए? अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो उसमें क्या करते हैं? आपने रॉ मटेरियल मंगाया, उसको स्टोर किया, ठीक, उस जो हमारे पास रॉ मटेरियल है उसको डिफरेंट डिफरेंट से जहाँ जहाँ मशीनरी जहाँ जहाँ होती है वहाँ पर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, वहाँ पर उसको दिया, मतलब कि हैंडलिंग ऑफ रॉ मटेरियल, उसको वेयर हाउस में रखा। तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा माल एक ही जब बार में कंपनी की उस मशीन में डाल देंगे, तो आप पहले उसको कुछ वेयर हाउस में रखेंगे। ठीक, अब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी आप वैसे वैसे उसको कंपनी या फर्म फैक्ट्री में पहुंचाते रहेंगे उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इन्वेंटरी कंट्रोल, आपके पास कुछ ऐसा माल होता है जो रॉ मटेरियल होता है, कुछ ऐसा होता है जो फिनिश्ड गुड्स होता है, कुछ ऐसा होता है सेमी फिनिश्ड होता है, कुछ बना फिर कुछ आप उसको दूसरे प्रोसेस में गुजारने के लिए आपको टाइम लगता है तो आपने उसको निकाल करके रखा इस तरह से। ठीक, तो ये सारी की सारी प्रोसेस कहलाती है आपकी इनबाउंड लॉजिस्टिक। आपके पास ऑपरेशंस, ऑपरेशंस में क्या क्या होगा? कंप्राइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इनपुट्स इनटू द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब कि जो आपने रॉ मटेरियल मंगवाया था उसको फाइनल गुड्स में आपको कन्वर्ट करना है। उसमें क्या क्या होगा? एग्जाम्पल क्या दीजिए, आप उसका प्रोडक्शन करें, मान लीजिए आपके पास रॉ मटेरियल आया, मैंने मशीन में डाला। अगर आपने देखा हो कभी जैसे स्टोव बनती है या बिस्किट आप मैन्युफैक्चर होती है तो क्या करते हैं? मान लीजिए आपके पास बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसमें पहले क्या फ्लोर, आटे को क्या करते हैं? गूंथते हैं, उसकी एक हुई, आटा लाते हैं, चीनी लाते हैं, फ्लेवर लाते हैं, ये सारी चीज़ें लाते हैं। ये हो गया आपका इनबाउंड। आप उसको स्टोर करेंगे, उसको मशीन में ले जाएंगे, यहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सारा इनबाउंड हो गया। अब आपको उसको ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन मतलब उसमें सारी एक्टिविटीज उसको फिनिश गुड्स में तैयार करना है। कैसे? मशीन में ले जाएंगे, उसको आटे को ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड करने के बाद उसको आ, आप ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पर उसके पीस के पीस बनते हैं। पीस के पीस जब बनेंगे फिर आप उसको ऐसी मशीन में ले जाएंगे जहाँ पर वो बेक होता हो। बेक होने के बाद एक आप ऐसी मशीन में ले जाएंगे जहाँ पर उसकी पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग होने के बाद आप ऐसी मशीन जहाँ उसका डिब्बे में वो होकर के निकल जाता हो उसको डिलीवरी के लिए। तो ये सारा का सारा ऑपरेशन होता है। आपको ये सारा क्या है? आपको रॉ मटेरियल्स को पूरा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का। तो ये सारी ऑपरेशन जो एक्टिविटीज हैं वो कहलाती हैं ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस क्या है? आपका रॉ मटेरियल से फिनिश गुड को तैयार करना। ठीक, इसके बाद आपका चालू होता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक। आउटबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब क्या है? इन्वॉल्व द कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट टू द बायर्स, फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स, वेयर हाउसिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड डिलीवरी। जब आपके पास कंपनी में माल तैयार हो जाता है, अभी जो मैंने प्रोसेस बताई ऑपरेशंस की, उसमें क्या हुआ कि आपने पूरा माल, जो माल है आपका कंप्लीट हो गया, तो अब क्या करेंगे? ट्रक मंगवाएंगे और उसको ले जा करके अपना माल वेयर हाउस में पहुंचा देंगे। जो आपका फिनिश गुड्स है, जितने भी बिस्किट के पैकेट्स बने थे आपने उसको वेयर हाउस में पहुंचा दिया। वेयर हाउस में पहुंचाने के बाद अब वेयर हाउस में थोड़ा ना रखा रहेगा, अब उसको मार्केट की डिमांड के हिसाब से आप क्या करेंगे? उसको अपने जो डीलर हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या कस्टमर्स हैं, आप उनको भेज देंगे और उसकी उस प्रोडक्ट की डिलीवरी कर देंगे। तो जो आपके वेयर हाउस से लेकर के जो कस्टमर तक डिलीवर किया जाता है, ये हो गया आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक। ये सारी प्रोसेस है आपकी आउटबाउंड लॉजिस्टिक की। ठीक, तो ये हो गई आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज में इनबाउंड, ऑपरेशन और आउटबाउंड।
अब प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या क्या आ जाता है? मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स नीड एंड जनरेशन ऑफ सेल्स। अब आपको ये देखना है कि आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसी हिसाब से आपको प्रोडक्ट को बनाना है। जैसे देखिए, जब हम बिस्किट बना रहे थे, अगर पार्ले जी का हमने एग्जाम्पल लिया, तो पार्ले जी कब से एक ही तरह का बिस्किट बना रही, उसके बाद फिर उसने दूसरा फ्लेवर लॉन्च किया। क्यों? क्योंकि अब कस्टमर की डिमांड आने लगी है कि उनको कुछ दूसरा चाहिए। तो जो ये कस्टमर की नीड होती है, उसको बोलते हैं हम मार्केटिंग या आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड्स। ठीक, क्यों? क्योंकि जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी तभी तो आप सेल्स को जनरेट कर पाएंगे, तभी तो आप सामान को बेच पाएंगे। अगर कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचेंगे? और फिर अगर मान लीजिए आपने ये सब बना भी लिया, तो कस्टमर को आप कैसे इन्फॉर्म करेंगे? अब आपके पास एक इतना बड़ा कस्टमर, मान लीजिए कानपुर में एक नया फ्लेवर कंपनी ने लॉन्च किया है, तो उसको कैसे इन्फॉर्म करेगी कंपनी में? क्या घर घर जाके कस्टमर को बताएगी? नहीं, वो क्या करेगी? एडवर्टीजमेंट करेगी। एडवर्टीजमेंट करेगी, ये हमारा नया प्रोडक्ट है, टीवी पर, न्यूज़पेपर पर। तो वो क्या है, घर बैठे ही सब लोग अपना देख लेंगे। इसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट या प्रमोशनल स्ट्रेटजी। एडवर्टीजमेंट या प्रमोशनल स्ट्रेटजी। फिर जैसे जैसे डिमांड आती जाएगी, वो अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। एज पर द डिमांड द कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट। ओके। फिर अब आफ्टर सेल सर्विस में क्या होता है कि अगर कोई कंप्लेन आती है, अगर कोई कंप्लेन आती है, तो फिर आपको उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है? आपको अपनी वैल्यू को क्रिएट करना पड़ता है। आफ्टर सेल सर्विस ही आपकी वैल्यू क्रिएट करता है। कैसे? अगर पता चला कि कुछ बिस्किट जो हैं खराब हो गए या जल्दी खराब हो जाते हैं या आपको एक्सपायरी पकड़ा देगा, जब आप कंप्लेन करते हैं, तो फिर कंपनी कैसे आपको रिस्पॉन्ड करती है, आपको कैसी सर्विस देती है, ये डिपेंड करेगा। ये तो कोडिंग है, तो इसकी एक टाइम लिमिट होती है। अब जैसे आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा, रेफ्रिजरेटर खरीद के लाए और 5 दिन बाद वो खराब हो गया। ठीक, अब आपने कंपनी में जो कस्टमर केयर उसमें फ़ोन किया और कहा कि सर ये तो हम अभी 5 दिन ही नहीं आए। तो अगर वो अब कंपनी आपको आफ्टर सेल सर्विस अच्छी दे रही है, आपको अच्छी दे रही है, तब आप कहेंगे कि हाँ ये आपका अच्छा प्रोडक्ट है और कंपनी ने आपको अच्छी सर्विस दी है। अगर वही चीज़ कंपनी आपको आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं देती है, क्योंकि कुछ चीज़ें महंगी होती हैं, उसमें आफ्टर सेल सर्विस बहुत जरूरी है। जैसे व्हीकल्स हो गए, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आप महंगी कारें लेते हैं तो उसकी आफ्टर सेल सर्विस होती है। तो आपने देखा होगा कि वो कुछ सर्विसेज जो है वो फ्री में प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनकी वैल्यू बनी रहे। वो वैल्यू बनाने के लिए है, और कुछ सर्विसेज आपको फ्री प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही जहाँ भी आप कुछ कॉस्टली या महंगी चीज़ लेते हैं, तो उसमें आफ्टर सेल सर्विस का ध्यान देते हैं। जैसे एलजी का अगर आपको रेफ्रिजरेटर ले लीजिए और आप कॉल करते हैं, तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं जल्दी, ताकि वो आपकी उनकी वैल्यू बनी रहे। क्यों? क्योंकि अगर इन सब चीज़ों में वे वैल्यू जनरेट नहीं करेंगे, तो इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस वो नहीं ले पाएंगे। अब पता चला कि मारुति सुजुकी ने आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं दी, तो आदमी फिर क्या करेगा? फिर किसी को वो सजेस्ट भी नहीं करेगा, और फिर वो अगली बार से दूसरी कंपनी में चला जाएगा। मान लीजिए हुंडई में चला गया, डेटसन में चला गया, या निसान में चला गया। तो इस तरह से वो स्विच कर सकता है, या हो सकता है बेच करके दूसरी ले ले। तो आफ्टर सेल सर्विस जो होती है वो आपकी वैल्यू को इंक्रीज करती है, आपकी वैल्यू को मेंटेन रखती है। ठीक, तो दीज आर द प्राइमरी एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व इन योर वैल्यू चेन। ये आपकी कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज थी जो आपके वैल्यू चेन में इन्वॉल्व है। आगे आते हैं सपोर्टिंग एक्टिविटीज। सपोर्टिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, द एक्टिविटीज सच एज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कंट्रोल सिस्टम, कंपनी कल्चर और कैटराइज अंडर द फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मान लीजिए कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो फैक्ट्री का जो मशीनरी है वो ढंग से काम नहीं करती है, जो मशीन है वो काम नहीं करते हैं, या जो आपका मैनेजर है हमेशा डांटता रहता है, आपको हमेशा डांटता रहता है, तो इसकी वजह से, या फिर जो आपके पास मशीन मिली है
वो सही से काम नहीं कर रही, या जिस जगह है वो जगह बहुत छोटी है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये सारी चीज़ें हैं आपकी फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो क्या करती हैं, आपके जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ये जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इम्पैक्ट करती हैं। तो इस वजह से आपका कहते हैं ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके उसमें बिजनेस इन्वायरमेंट चलता हो तो आप उसमें देखिएगा कि जब लिबरलाइजेशन हुआ था तो उसमें ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत रखते हैं। आप कभी प्राइवेट या ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से अपने हर चीज़ को मेंटेन रखते हैं, ठीक है ना। तो ये कहलाता है फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आप जो एम्प्लॉय हायर करते हैं वो कैसे हैं, उनकी स्किल्स कैसी है, अकॉर्डिंग टू वर्क है कि नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें जैसे इन्वॉल्व इन रिक्रूटिंग, हायरिंग, P&D एंड कंपनसेशन। एग्जाम्पल के तौर पर मानिए कि अब आपने जो जितना भी काम किया, आपने जितना भी काम किया है, क्या उसको आपको सही पैसा मिल रहा है। सबसे पहले तो ये देखिए कि जब अगर किसी कंपनी में एक प्रोडक्शन मैनेजर को हायर करना है तो आप क्या लेंगे, जिसके पास अगर एक्सपीरियंस पर्सन ले रहे हैं तो जिसके पास प्रायर प्रोडक्शन एक्सपीरियंस हो उसको, ठीक। अगर आप फ्रेशर ले रहे हैं तो आपको क्या लेना पड़ेगा, उसके पास उस तरह की डिग्री है या नहीं है, उसको आप हायर करेंगे, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, किस तरह से हायर करते हैं, ठीक। जब आपके पास वो आप उसको रिक्रूट कर लेते हैं तो आप उसको ट्रेनिंग देते हैं कि नहीं देते हैं, उसको उसके हिसाब से जो उसकी रिक्वायरमेंट है आप कंपनसेशन मतलब सैलरी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि लगता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन काम बहुत ज़्यादा ले रहा है, सैलरी बहुत कम दे रहा है, तो क्या होता है फिर पर्सन का काम करने में मन नहीं लगता, मोटिवेशन नहीं होता। तो मोटिवेशन नहीं होगा तो फिर वो काम नहीं करेगा, इंस्पायर नहीं होगा ना काम करने के लिए। क्या वो जानता है कि मैं इतना बड़ा एक मैनेजर हूँ और मेरे को सैलरी मिलती है 20,000, काम मुझसे लिया जाता है 50,000 का। तो ये चीजें बहुत ध्यान रख अफेक्ट करती हैं कंपनी के आपके जो सपोर्टिंग रोल होता है उसमें, जो प्रोडक्शन वगैरह है कंपनी के प्रोडक्शन में ही इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखता है। जैसे अब कभी कभी आपने देखा कि कंपनी में क्या हुआ कि कोई अगर ज़्यादा उसको मन नहीं लगता तो बातें ही करता रहता है, खड़ा है, मशीन चल रही है या जैसे, तो उसमें उसका वेस्टेज बढ़ जाता है। जब वेस्टेज बढ़ेगा तो उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो आपका ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, आप उसको एलिजिबिलिटी के हिसाब से हायर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको टाइम से सैलरी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आपने जितनी सैलरी में उसको हायर किया था वो उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये बहुत सी चीज़ें हैं आपको जो आपको उसमें देखनी पड़ती है, ठीक। ये सपोर्ट करती हैं इसमें जो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी हैं आपके ऑपरेशंस में, ठीक है। अगला है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। These activities are intended to improve the product and the process can occur in many parts of the firm. अब टेक्नोलॉजी का मतलब है ये आपके पास जो भी प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए, जैसे अब वो चाहे HR ह्यूमन रिसोर्स से एम्प्लॉय से रिलेटेड हो या आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, आपके चाहे प्रोडक्शन से रिलेटेड हो और ये चाहे आपके ह्यूमन से रिलेटेड हो। जैसे अब देखिए कि जो काम पहले रिटर्न में बुक्स में होता था अब वो कंप्यूटर में होने लगा, वो काम अब कंप्यूटर में होने लगा, ठीक। इसी तरह से आपको अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दिलानी पड़ेगी, उनको कंप्यूटर सिखाना पड़ेगा, तब वो उसका बेटर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, जब अगर उनको कंप्यूटर में इस्तेमाल करना आ जाएगा तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए आप प्रोडक्शन में कोई पुरानी मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन में कोई पुरानी मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका आउटपुट उतना नहीं होगा और आपके कॉम्पिटिटर के पास अपग्रेडेड नई टेक्नोलॉजिकल की मशीन है तो उसका वो बेनिफिट ज़्यादा होता है। तो आपको हमेशा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करते रहना चाहिए। आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन या आपकी कंपनी या प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आई है या नहीं आई। अगर आई है तो आप उसका तुरंत बेनिफिट लीजिए,
आप अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कीजिए। अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेंगे तो आप क्या है कंपटीशन में आगे रहेंगे, आप उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। कहते हैं ना कि अगर मार्केट में जो भी जल्दी नई चीज आ जाती है लोगों उसको उतनी जल्दी बेनिफिट ले लेना चाहिए। ठीक, अगला प्रोक्योरमेंट। Procurement is related with the task of purchasing inputs such as raw materials, equipment and even labor. आपकी प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि आप जो है जो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं या कोई लेबर हायर करते हैं या कोई मशीनरी परचेज करते हैं, ये सारा का सारा आपका प्रोक्योरमेंट के अंदर आता है। अब रॉ मटेरियल का मतलब है कि आपका जो परचेज मैनेजर है वो कब रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है। दो कई कंडीशंस होती हैं। पता चला कि अभी मार्केट में जो रॉ मटेरियल है बहुत महंगा है, ठीक। अब अगर आपके परचेज मैनेजर ने अभी माल लेकर के रख लिया और बाद में सस्ता हो गया, फिर वो आपका कितना लॉस होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही रॉ मटेरियल सस्ता हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, आपके जो गुड्स और प्रोडक्ट है उनकी प्राइस भी डाउन होने लगती है। जब डाउन होने लगेगी तो फिर आपको उसका लॉस उठाना पड़ेगा। तो जो परचेज मैनेजर है तो उसको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चाहे कोई मशीन की हो, चाहे आप एम्प्लॉय हायर कर रहे हो या आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, आपको क्या करना है, अपनी कॉस्ट कम से कम रखनी है, कम से कम रखनी है और क्वालिटी भी अच्छी रखनी है, क्वालिटी भी अच्छी रखनी है। इसी का मतलब होता है मतलब कि बेहतर परचेज मैनेजर। अब बेटर परचेज मैनेजर परचेज द इनपुट्स या आइटम्स विद हायर क्वालिटी एंड मिनिमम प्राइस। लो प्राइस में वो हायर क्वालिटी खरीदता है। ये कैसे होता है, जब आप टाइम टू टाइम सारा इन्वायरमेंटल एनालिसिस पर ध्यान देंगे बाहर के कि मार्केट में कब किस चीज़ का रेट डाउन हुआ, कब किस चीज़ का रेट बढ़ा, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पीछे एनवायरमेंटल एनालिसिस बताया था, उसमें जब आपको ये एक्सटर्नल फैक्टर सारे पता होगा कि मार्केट में वैल्यू जो रेट अप और डाउन कब हो रहे हैं तो आपको कब खरीदना है ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप उसके हिसाब से खरीदेंगे तो आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएंगे। ठीक, तो दीज आर द सपोर्टिंग एक्टिविटीज ऑफ द वैल्यू चेन एनालिसिस। तो ये हो गया आपका पहला अप्रोच। आपने आज क्या पढ़ा, आपने पढ़ा इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस में कंपोनेंट, इंटरनल एनालिसिस के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, और आपने आज एक पहला अप्रोच पढ़ा है इंटरनल एनालिसिस अप्रोच का पहला अप्रोच, दैट इज पॉटर्स वैल्यू चेन। और इसी को कहीं कहीं बोलते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। केवल पॉटर्स ना लिख करके इसको सीधा सीधा लिख देते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। ठीक है ना। तो आज के लिए आज इतना ही काफी है, कल हम पढ़ेंगे अगली अप्रोच। ठीक, नाउ अगर अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। नाउ इफ समवन हैज एनी क्वेरी then you can ask now। जितने भी लोग यहाँ पर अभी क्लास में ज्वाइन है प्लीज अपना नाम चैट बॉक्स में लिख दीजिए अटेंडेंस के लिए। एवरीबडी प्लीज राइट डाउन योर नेम इन चैट सेक्शन। जिन लोगों ने अपना नाम चैट सेक्शन में लिख दिया है क्लास ओवर हो गई है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज यू कैन लीव नाउ। आप लोग अटेंडेंस के लिए चैट सेक्शन में नाम जरूर लिख दिया कीजिएगा। सभी लोग जितने भी लोग क्लास अटेंड करते हैं चैट बॉक्स में अपना नाम अटेंडेंस के लिए जरूर लिखें।
अस्मीत और डोली, आपने बेटा नाम नहीं लिखा अपना? अस्मीत कौर और डोली यादव, अपना नाम लिख दीजिए प्लीज। अस्मीत कौर, और कौन रह गया? कुणाल सिंह। कुणाल, अपना नाम लिख दो बेटा। चलिए, so thank you to all of you. See you on next time.